हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 6 शुरू करेंगे। आपको याद होगा पिछले 5 लेक्चर्स में मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बातचीत की और हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा ई, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू निकालना सीखा। कहां कहां सीखा? सॉलिड्स, लिक्विड्स, फेज चेंज, ठीक है, और गैसेस में सीखा। अब हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो है जरूरत क्या पड़ी, तो जरूरत का पता तब चलेगा जब हमें पता चलेगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कमियां थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 6, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या लिमिटेशन थी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू कहता है। ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बताता है कि अगर आप किसी सिस्टम में, देखिए किसी सिस्टम में मैंने पढ़ा है हीट और वर्क दो ही तरीके हैं जिससे उसमें आप एनर्जी डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो आपने हीट और वर्क से आप एनर्जी का एडिशन कर सकते हैं किसी सिस्टम में, और तब उसके अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। तो बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि अगर आप क्यू हीट डालेंगे और डब्ल्यू वर्क करेंगे तो इंटरनल एनर्जी में डेल्टा ई का चेंज आएगा। ठीक है, पर ये नहीं बताता, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता कि हीट अपने आप अंदर आएगा या हीट अपने आप बाहर जाएगा। ठीक है, ये नहीं बताता कि वर्क होगा या सिस्टम वर्क करने की टेंडेंसी रखा है। मतलब क्या, ये डायरेक्शन के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। ठीक है ना? तो पहली लिमिटेशन क्या है? इट डजंट गिव इंफॉर्मेशन, give info about direction of the process, ठीक है, प्रोसेस के डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं बताता। एक कमी। दूसरी कमी, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं, जैसे आप गरम चाय अगर रख दीजिए, है ना, एक गरम चाय का आप जो है, अगर आप गरम चाय कहीं पे रख देते हैं तो धीरे धीरे ये ठंडी हो जाती है। ठीक है ना, ये ठंडा हो जाएगा, कूल्स डाउन। लेकिन ठंडा होने के साथ साथ ये जमकर आइस नहीं हो जाता है। थोड़ी देर बाद, है ना, ये जो कप है ये बाहरी वातावरण के साथ क्या कर लेता है? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेता है। ठीक है, तो अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते कि क्यों कुछ प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली कहीं जाकर थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें नहीं बताता कि when and why equilibrium, भाई ये नहीं बताता कि कब और क्यों इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ की दो कमियां, when and why a system attains equilibrium, ठीक है, इसके बारे में ये बातचीत नहीं करता। तो ये दो मेजर कमियां हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिससे इंसान को ये समझ में आया कि उसको एक और ना लॉ की तलाश करनी चाहिए जो ये भी बता सके कि प्रोसेस किस दिशा में जाएगा ना। आपके मन में आता होगा कि व्हाट इज डायरेक्शन। ठीक है ना, पहली चीज मैंने आपको लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया। सेकंड चीज है कि मैं तब से कह रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। तो व्हाट डू आई मीन बाय डायरेक्शन इन थर्मोडायनेमिक्स? डायरेक्शन का मतलब है ना, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, अप डाउन नहीं है यहां पे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में डायरेक्शन का मतलब दो होता है, या तो प्रोसेस खुद होगा जिसको हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कहा जाएगा, या प्रोसेस खुद नहीं होगा जिसको हम कहेंगे क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस कहा जाएगा। अब आप पहचानेंगे कैसे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एक फर्क होता है। ठीक है, क्या? जैसे आप फास्फोरस है, एक बहुत ही तेजी से जलने वाला नॉन मेटल है, अगर आप उसको हवा में लाएंगे वो तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो फास्फोरस का जलना एक कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, जैसे आप पंखे का चलना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो जब तक आप उसमें स्विच ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाने देते हैं तब तक पंखा नहीं चलता है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जिनमें कोई एक्सटर्नल एजेंट या बाहरी एजेंट नहीं लगता, बाह्य कारक नहीं लगता उसको ड्राइव करने में। नो एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है,
नो एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड, एजेंट इज रिक्वायर्ड, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कहलाते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसे कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जिनमें हमें, जैसे पंखा का चलना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो उसको चलने देने में बाहरी एजेंट यानी क्या, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसमें एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड। कई बार हम लोग के अंदर मिसकॉन्सेप्शन भी होता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को लेकर। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि माचिस का जलना एक स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो अक्सर आंसर आएगा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। बट एक्चुअली माचिस का जलना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। माचिस को जलने में कोई एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, हाँ, लेकिन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे हो सकते हैं जिनको इनिशिएशन की जरूरत पड़े। समझ में आ रही बात? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद दो तरह के होते हैं, विच रिक्वायर इनिशिएशन, विच रिक्वायर इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या होता है? शुरुआत करने की जरूरत पड़ती है, इनिशिएशन। एंड विच डोंट रिक्वायर इनिशिएशन, विच डोंट रिक्वायर इनिशिएशन। जैसे है ना, आप मैचस्टिक का जलना बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है। आप एक माचिस की जो तीली जलती है, उसको जलने में कोई एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं, वो खुद ही जल जाती है, ठीक है, हाँ, लेकिन उसको इनिशिएशन की जरूरत होगी, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ मैचस्टिक इसका एग्जांपल है, पर ध्यान रखिए बर्निंग ऑफ मैचस्टिक, लेकिन या बर्निंग ऑफ एनीथिंग जो कि जलाने पर जलते हैं, उन्हें हम है ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही कहेंगे, दे रिक्वायर इनिशिएशन, ठीक है। लेकिन फॉस्फोरस का जल जाना, बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस है ना, बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस इज अ spontaneous process which requires no initiation, burning of phosphorus, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गया, दो चीजें क्लियर हो गई। एक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या लिमिटेशन है, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता, और क्या नहीं बताता कि क्यों कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम क्यों और कब, व्हेन एंड व्हाई, है ना, इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, ये बात पे बातचीत नहीं होती है। दूसरी चीज मैंने कहा कि मैंने क्लियर किया डायरेक्शन का मतलब थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है ना, दो डायरेक्शन होते हैं किसी प्रोसेस के, खुद होगा या खुद नहीं होगा, ठीक है। दो ही डायरेक्शन है प्रोसेस के, है ना, और खुद होने वाले प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कहलाते हैं, और खुद ना होने वाले प्रोसेस क्या कहलाते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं, ठीक है। अब क्यों स्पॉन्टेनिटी होगी, अगर हम इस पे बातचीत करें कि कब कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अगर हम ये पता लगा दें तो हमें ये डिस्कवरी हो जाएगी कि हमें डायरेक्शन का भी पता चल गया, ठीक है भाई। हमको पता चल जाए कि कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। जब ये पता चल जाएगा तो ये लिमिटेशन खत्म हो जाएगी कि हमें डायरेक्शन नहीं पता, हमें पता है कि ये प्रोसेस किस दिशा में जाएगा, ये प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा। तो अगला क्वेश्चन है वाई स्पॉन्टेनिटी। थर्ड बात क्या है, वाई स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, वाई स्पॉन्टेनिटी, कब कोई चीज स्पॉन्टेनियस होगी, इसका हम लोग है ना इसको पता लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कब कोई चीज स्पॉन्टेनियस होगी। तो अगर आप बहुत गौर से देखें तो एक गरम चाय का कप धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, ठीक है ना, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हॉट टी कूल्स डाउन, ठीक है ना, कूल्स डाउन। मन में आता है जैसे जरूर जो है एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि हर चीज उस दिशा में जाती है जहां एनर्जी क्या हो, रिलीज हो रही हो, चीजें क्या हो रही हो, स्टेबल हो रही हो, ठीक है ना। तो एनर्जी रिलीज करने से आप स्टेबल होते हैं, तो मन में आ सकता है कि नहीं भाई, चीजें उस दिशा में जाती हैं, उस दिशा में चीजें स्पॉन्टेनियस होती है जहां पर आप एनर्जी रिलीज कर क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको इस चीज का पता चलता है कि एनर्जी रिलीज होने से स्पॉन्टेनियस होती है, इसका एक्सेप्शन भी मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे क्या आइस है, आइस को आप रूम टेम्परेचर पे ले लीजिए, वो धीरे धीरे हीट एब्जॉर्ब करके वाटर में चेंज कर जाएगा, लिक्विड वाटर में चेंज कर, यहां पे हीट एब्जॉर्ब हुआ है ना, चीजें क्या हो गई हैं, अनस्टेबल हो गई हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियसली होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस है, होता है। तो एक चीज मेरे दिमाग में बैठ गई है कि एनर्जी का रिलीज होना या चीजों का स्टेबल होना स्पॉन्टेनिटी का कारण नहीं है,
ठीक है ना, कारण नहीं है। यहां पर चीजें अनस्टेबल हो रही हैं, तब भी ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, यानी एक चीज क्लियर हो गई है ना कि स्टेबिलिटी हैज नो रिलेशन विथ स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, विथ स्पॉन्टेनिटी। एक चीज सीखा मैंने। दूसरी बार कई लोग कहते हैं, ये बात जो है मैं इधर इधर कंटिन्यू कर रहा हूं, कई बार लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, रैंडमनेस का बढ़ना स्पॉन्टेनिटी का कारण हो सकता है। ठीक है ना, रैंडमनेस का बढ़ना स्पॉन्टेनिटी का कारण हो सकता है। तो ये बात, इसको सपोर्ट करने की बहुत चीज है। अगर आप वाटर और है ना इंक मिक्स करिए तो बिल्कुल दोनों मिक्स हो जाते हैं, है ना, मिक्सेस इजीली। ठीक है, तो नो डाउट रैंडमनेस क्या हो गई, रैंडमनेस मतलब अस्त व्यस्तता, है ना, डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस बढ़ गई, डिसऑर्डरनेस बढ़ गया। तो ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस जो है तभी स्पॉन्टेनियस होते हैं जब रैंडमनेस बढ़ जाए। ठीक है, तभी स्पॉन्टेनियस होते हैं। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि रैंडमनेस कारण है, ठीक है ना, इसका आपको एक्सेप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां रैंडमनेस घटती है फिर भी चीजें स्पॉन्टेनियस होती हैं। अब क्या करिए, आप अंटार्कटिका की बात करिए, अंटार्कटिका में वो लिक्विड वाटर जो है, या आर्कटिक में लिक्विड वाटर आइस में अपने आप चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड रैंडमनेस ज्यादा होती है, गैस की सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की थोड़ी कम होती है, सॉलिड की सबसे कम होती है। ठीक है, तो यहां पे रैंडमनेस जो है ना, रैंडमनेस या डिसऑर्डर जो है, डिसऑर्डर ही कहिए, डिसऑर्डर जो है वो लिक्विड में ज्यादा है, ज्यादा है इससे क्या, वो सॉलिड आइस से, आइस में डिसऑर्डर कम हो गया। तो यहां पर रैंडमनेस घटने पे भी चीजें क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस है। तो एक चीज और मुझे समझ में आई क्या, कि दूसरी बात देखिए, पहली चीज क्या समझ में आई थी हमें, पहली चीज हमें समझ में आई थी कि स्टेबिलिटी का स्पॉन्टेनिटी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या मुझे समझ में आई है, दूसरी चीज समझ में आई है कि डिसऑर्डर का भी स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डिसऑर्डरनेस एंड स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी और डिसऑर्डरनेस का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो आखिर स्पॉन्टेनिटी का कारण क्या है? ठीक है, कारण क्या है स्पॉन्टेनिटी का, आइए इसकी बात अब आगे बढ़ाते हैं। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो हमारा यूनिवर्स पहले एक छोटा सा पॉइंट था जो बिग बैंग थ्योरी के बाद ब्लास्ट कर गया और पूरा यूनिवर्स जो है वो लगातार एक्सपैंड करता जा रहा है, उसी पॉइंट से निकला है। तो पूरा यूनिवर्स रैंडमनेस की ओर जा रहा है। तो जब आप देखिए, हमारी गलती क्या है यहां पे, डिसऑर्डरनेस से स्पॉन्टेनिटी का लेना देना है, पर किसी सिस्टम के डिसऑर्डर से नहीं। ठीक है, जैसे यहां वाटर और इंक आप मिक्स करेंगे तो ये एक सिस्टम में डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, सिस्टम में डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, या कहीं पे आप बर्फ जमा रहे हैं, ठीक है, तो ये एक सिस्टम के डिसऑर्डरनेस के वजह से हो रहा है। लेकिन पिक्चर थोड़ा बड़ा है, क्या बड़ा है ना, स्पॉन्टेनिटी का कारण सिस्टम के अंदर देखकर आपको नहीं पता चलेगा। सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, उससे स्पॉन्टेनिटी का कोई मतलब नहीं है। सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर बढ़ रहा है या घट रहा है, उससे स्पॉन्टेनिटी का कोई मतलब नहीं है। स्पॉन्टेनिटी का पूरा मतलब जो है यूनिवर्स के डिसऑर्डरनेस से है, क्योंकि यूनिवर्स पहले ऑर्गेनाइज था, एक डॉट था, बिग बैंग में फटा, ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग हुआ, अब डिसऑर्डरनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। पूरा यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो यूनिवर्स उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में डिसऑर्डरनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो स्पॉन्टेनिटी का कारण क्या है, डिसऑर्डरनेस ऑफ यूनिवर्स का बढ़ना। मतलब क्या, मैं बताता हूं। मतलब ये कि अगर हो सकता है कि दोनों बातें समझें, हो सकता है कि किसी टेम्परेचर पे, हो सकता है किसी टेम्परेचर पे, ये मान लीजिए एक बंद बर्तन है, किसी टेम्परेचर पे लिक्विड वाटर आइस में बदल रहा है, लिक्विड वाटर आइस में बदलता है,
तो वो हीट रिजेक्ट करेगा, हीट रिजेक्ट करेगा, तो सिस्टम का डिसऑर्डर घट गया, सिस्टम का डिसऑर्डर घट गया। लेकिन हीट बाहर जाने से सराउंडिंग का डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का डिसऑर्डर घट गया, जबकि सराउंडिंग का डिसऑर्डर बढ़ गया। ठीक है, और इन दोनों डिसऑर्डर्स को अगर हम जोड़ दें, यानी डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का डिसऑर्डर प्लस सराउंडिंग का डिसऑर्डर, डिसऑर्डर अगर हम दोनों को जोड़ दें और तो ये यूनिवर्स का डिसऑर्डर आ जाएगा, यूनिवर्स का डिसऑर्डर आ जाएगा। और अगर डिसऑर्डर यूनिवर्स का बढ़ा, मतलब देखिए ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, अगर नेट नेट ये बढ़ेगा, है ना, रिजल्टेंट रूप से अगर यूनिवर्स का डिसऑर्डर बढ़ेगा तो हम कहेंगे प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो। उल्टा करो, उल्टा भी हो सकता है ना, हो सकता है कि किसी केस में सिस्टम का डिसऑर्डर घटने के बजाय बढ़ जाए, ठीक है, तब भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। कैसे? क्योंकि सिस्टम का बढ़ रहा होगा तो सराउंडिंग का क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, तब भी यूनिवर्स का नेट जोड़कर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, यानी क्या सीखा मैंने सीखा कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि वाटर जो है आइस से लिक्विड में चेंज हो रहा हो, सिस्टम का डिसऑर्डर, है ना, डिसऑर्डर बढ़ रहा है, लेकिन गलने के लिए हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा तो सराउंडिंग का डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सराउंडिंग का डिसऑर्डर घट जाएगा। लेकिन अगर दोनों को जोड़ने पर यूनिवर्स के डिसऑर्डर में फायदा हो रहा है, यूनिवर्स का डिसऑर्डर अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। इसीलिए कभी कभी हमें, है ना, सिस्टम का डिसऑर्डर घटने पे भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस दिखता है, और कभी कभी हमको सिस्टम का डिसऑर्डर क्या, बढ़ने पे भी चीजें स्पॉन्टेनियस दिखती हैं। कारण यह है कि सिस्टम के डिसऑर्डर से या सिस्टम की स्टेबिलिटी से रैंडमनेस का नहीं, स्पॉन्टेनिटी का कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है, यूनिवर्स के डिसऑर्डर से। ठीक है, तो अब दो काम बच जाता है। पहला, डिसऑर्डर को मैथमेटिकली डिफाइन किया जाए। ठीक है, डिसऑर्डर को मैथमेटिकली हम डिफाइन करें, एक चीज। दूसरी चीज जो है क्या, यह भी पता लगा कि क्यों कोई सिस्टम, क्यों यूनिवर्स आखिर बढ़ते डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब अगली चीज क्या है, एक चीज तो मुझे स्पॉन्टेनिटी का कारण दिखा, जो मुझे साफ साफ समझ में आया कि हर वो प्रोसेस होगा इस दुनिया में जिससे यूनिवर्स का डिसऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर यूनिवर्स का डिसऑर्डर घटेगा तो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले डिसऑर्डर डिफाइन करते हैं। मैथमेटिकली डिसऑर्डर को एंट्रोपी कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। डिसऑर्डरनेस को एंट्रोपी कहते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए ये एक सिस्टम है, आप इसकी रैंडमनेस नापना चाहते हैं, आप इसके अंदर अगर हीट डाल देंगे तो इसकी रैंडमनेस, मान लीजिए एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, हीट अगर इसके अंदर डालेंगे तो इसकी रैंडमनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, जहां कहीं भी आप हीट डालते हैं चीजें डिसऑर्डर्ड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे सॉलिड में ज्यादा हीट डालेंगे तो डिसऑर्डर होकर मेल्ट करके लिक्विड में चेंज कर जाएगा, लिक्विड में और हीट डालेंगे वो वेपराइज करके क्या, उसकी डिसऑर्डर और बढ़ जाएगा, और किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी जो एंट्रोपी में या डिसऑर्डर में चेंज आता है वो कहीं ना कहीं हीट की वजह से आता है। ठीक है, हीट की वजह से आएगा, जितना हीट बढ़ेगा डिसऑर्डरनेस उतनी बढ़ेगी। लेकिन सिर्फ हीट ही कारण नहीं है। अगर जैसे अब सूरज है, सूरज में बहुत डिसऑर्डर्ड है सूरज, अगर आप उसमें हीट ऐड भी करेंगे तब भी उसकी एंट्रोपी में क्या, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यानी एंट्रोपी चेंज हाई टेम्परेचर पे बदलना बंद हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी चेंज में 1/T का भी फैक्टर होगा, क्योंकि यह भी इनफाइनाइट होने लगेगा तब एंट्रोपी में चेंज क्या आने लगेगा, जीरो आने लगेगा। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पे भी एंट्रोपी नहीं बदलेगी। तो अगर आप इन दोनों फैक्ट्स को कंबाइन करते हैं तो आप कह सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी इज मेजर ऑफ क्या, रैंडमनेस, जहां क्यू अगर टेम्परेचर पर नहीं डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर बदलने से अगर क्यू नहीं बदल रहा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर टेम्परेचर डालने से क्यू बदलता है
तो फिर आपको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन Q अपॉन T लिखना होगा। Q इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड Q इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दोनों में डिफरेंस है। अगर Q इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर देन यू आर सपोज टू इंटीग्रेट इट, ठीक है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 से लेके कहां तक, T2 तक। और अगर नहीं है फंक्शन ऑफ T टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड कर रहा है, तो आप एंट्रोपी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन पाथ पर डिपेंड नहीं करते। मतलब क्या, अगर आप किसी एक स्टेट से, अगर आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप इसको रिवर्सिबल तरीके से जाइए, रिवर्सिबल एंट्रोपी चेंज, या इरिवर्सिबल तरीके से जाइए। इरिवर्सिबल में आप पीवी डायग्राम नहीं खींच सकते हैं, ऐसा मैंने थर्मोडायनेमिक के शुरुआती लेक्चर्स पे, फर्स्ट लेक्चर में बताया। अगर ये एंट्रोपी चेंज इरिवर्सिबल है तो याद रखिए, सिंस एंट्रोपी चेंज एक स्टेट फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि आप किस रास्ते आए हैं, रिवर्सिबल के रास्ते आए हैं कि इरिवर्सिबल के रास्ते आए हैं, बस डिपेंड किस पे करता है कि आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो पाथ कुछ भी हो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस रिवर्सिबल जो है और डेल्टा एस इरिवर्सिबल सेम होगा। तो कभी भी अगर आपसे एंट्रोपी चेंज इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पूछा जाता है तो आप उसके बीच में एक रिवर्सिबल प्रोसेस मानकर एंट्रोपी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस का हो, हम सबको रिवर्सिबल प्रोसेस के एंट्रोपी के बराबर मान लेते हैं, इसलिए यहां पर हम लोग क्यू रिवर्सिबल लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। क्यू रिवर्सिबल लिख सकते हैं। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल भी है तो हम मानेंगे कि इरिवर्सिबल की एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल के क्या होगी, बराबर होगी, और रिवर्सिबल की एंट्रोपी चेंज इंटीग्रेशन क्यू रिवर्सिबल बाई क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा एक मकसद तो यहां पर पूरा होता है। क्या हम लोगों ने रैंडमनेस डिफाइन कर दी, ठीक है, कि रैंडमनेस होता क्या है, एंट्रोपी क्या होता है, ये हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि एंट्रोपी जो है क्या चीज है। अब रैंडमनेस चूंकि डिफाइन हो गई है तो आइए हम लोग अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इसको भी समझा जाए। अब स्पॉन्टेनिटी की बात हमारी क्लियर हो गई कि वो प्रोसेस, अब मैं डिसऑर्डर शब्द हटा सकता हूं और एंट्रोपी शब्द यूज कर सकता हूं, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जिसमें सिस्टम के एंट्रोपी से मतलब नहीं है, सराउंडिंग के एंट्रोपी से मतलब नहीं है, यूनिवर्स की एंट्रोपी या डिसऑर्डरनेस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। जिस प्रोसेस में यूनिवर्स का एंट्रोपी या डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा वो प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होके ही रहेगा। यानी मैं अब फिफ्थ पॉइंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इसको समझा जाए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, पांचवी बात, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे जिसके लिए यूनिवर्स की एंट्रोपी, मतलब सिस्टम का डिसऑर्डरनेस में चेंज प्लस सराउंडिंग में के डिसऑर्डरनेस का चेंज बराबर यूनिवर्स की एंट्रोपी का चेंज होता है, डिसऑर्डरनेस का चेंज होता है। पहली बात तो ये आपको जाननी है। और ये लॉ कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी का चेंज ग्रेटर देन 0 होगा तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव होगा, ठीक है, तो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। और यहां पर हमें सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक बहुत बड़ी खामी का आंसर मिल जाता है। क्या, जो सेकेंड लिमिटेशन थी, क्या कि अगर किसी प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आता, नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप हो जाता यूनिवर्स के लिए, तो ऐसा प्रोसेस अक्सर क्या अटेन कर लेता है, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, ठीक है। तो हमें जवाब मिल गया कि क्यों कोई प्रोसेस, कुछ प्रोसेसेस इस दुनिया में इक्विलिब्रियम में चले, कंप्लीट हो जाते हैं और कुछ कभी नहीं होते हैं। जो कंप्लीशन तक चले जाते हैं उनमें हमेशा डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ती रहती है। जो प्रोसेस होते ही नहीं है उनकी जरूर, उनके होने से एंट्रोपी घट रही होगी, इसलिए प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। और कुछ प्रोसेस इक्विलिब्रियम इसलिए अटेन कर लेते हैं क्योंकि उनके होने से सिस्टम और सराउंडिंग में बराबर एंट्रोपी में चेंज आता है, इसलिए यूनिवर्स में एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आता, वो प्रोसेस हमेशा क्या इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो इस बातचीत से अब तक हम लोगों ने क्या पता लगाया, पहली चीज पता लगाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या लिमिटेशन है।
सेकेंड चीज हम लोगों ने पता लगाया कि क्यों कोई प्रोसेस की दिशा क्या होती है। तीसरी चीज हम लोगों ने पता लगाया कि डिसऑर्डरनेस दिशा क्या होती है। फिर पता लगाया कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चीजें चाहिए और डिसऑर्डरनेस होता क्या है। ठीक है, डिसऑर्डरनेस मैथमेटिकली क्या होता है ये भी डिफाइन किया। एक लास्ट चीज हम लोग को और जानने की जरूरत है, फिर हम लोग एंट्रोपी के डिटेल में जा सकते हैं। वो लास्ट चीज क्या है कि वो लास्ट चीज जिसको हमको जानने की जरूरत है वो ये है कि क्यों पूरा यूनिवर्स स्पॉन्टेनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्यों पूरा यूनिवर्स स्पॉन्टेनिटी की तरफ जा रहा है। वाई स्पॉन्टेनिटी, वाई यूनिवर्स, सिक्स्थ चीज, यूनिवर्स wants to move towards randomness। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि क्यों पूरा यूनिवर्स रैंडमनेस की तरफ जाना चाहता है। क्या फायदा मिलता है यूनिवर्स को रैंडमनेस की तरफ जाकर, क्या वजह है ना कि यूनिवर्स चाहता है कि उसका डिसऑर्डर बढ़े। ठीक है, तो बड़ा सिंपल आंसर है। अगर मैं एक कॉइन लेता हूं, ठीक है, एक कॉइन है मेरे पास, वन कॉइन, तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कितने होंगे और डिसऑर्डर्ड कितने होंगे हम गिनते हैं। अगर एक कॉइन है, मैं उसे उछालता हूं, हेड आएगा वो भी एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, या टेल आएगा वो भी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, यानी 1/1 ऑर्डर्ड होगा और डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट 0 होंगे। ठीक है ना, 1/1 मतलब 2 इवेंट है और दोनों ऑर्डर्ड है। अगर मैं 2 कॉइन उछालता हूं तो अब अरेंजमेंट कैसे हो जाएंगे, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। ठीक है, 4 अरेंजमेंट में से 2 ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। ऑर्डर्ड किसे कहेंगे भैया, दोनों हेड या दोनों टेल है, यानी 4 में से आधे यानी हाफ ऑर्डर्ड है और हाफ क्या है, डिसऑर्डर्ड है। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं यहां पर 3 कॉइन ले लूं, 3 कॉइन ले लूं तो क्या होगा, अगर मैं यहां पे 3 कॉइन ले लूं तो मामला चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, हेड हेड या हेड 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 टेल 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 हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब आप देख सकते हैं 8 इवेंट्स में से सिर्फ 2 ही क्या है, ऑर्डर्ड है। ठीक है, बाकी सब क्या है, डिसऑर्डर्ड है। यानी 8 में से 2 ऑर्डर्ड है, यानी कितना, 1/4 ऑर्डर्ड है और 3/4 डिसऑर्डर्ड है। अच्छा, ऐसे ही अगर आप 10 कॉइन ले लेंगे, 10 कॉइन ले लेंगे तो उसमें से 2 होंगे 2 to the power of 10 में से, 2 to the power of 10 होता है 1024। 1024 घटनाओं में से, अरेंजमेंट में से सिर्फ 2 ही ऑर्डर्ड होंगे, 1022 आउट ऑफ 1024 विल बी डिसऑर्डर्ड। क्या देख रहा हूं मैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाते हैं, है ना, डिसऑर्डर्ड का परसेंटेज या होने की संभावना क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसीलिए यूनिवर्स उस दिशा में जाना चाहता है जिस दिशा में डिसऑर्डर क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि उस दिशा में बढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। आप देख सकते हैं डिसऑर्डर्ड जगह पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1022/1024 है, लगभग 1 के बराबर है, बजाय इसके कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट की तरफ जाए। इसीलिए पूरा यूनिवर्स हमारा किस ओर जा रहा है, डिसऑर्डरनेस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मुझे इसका जवाब मिला कि व्हाई यूनिवर्स वांट्स टू मूव टुवर्ड्स रैंडमनेस, बिकॉज मूविंग टुवर्ड्स randomness is a high probability event, is a high probability event, है ना, ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो जिस जिस चीज की प्रोबेबिलिटी हाई होगी चीजें उसी दिशा में जाएंगी ही जाएंगी। ठीक है, तो हमें इसका भी जवाब मिला कि यूनिवर्स क्यों, है ना, हाई एंट्रोपी या रैंडमनेस की दिशा में जाता है। तो हमारा एक मकसद तो इस लेक्चर का पूरा होता है कि हमें यह पता चला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या लिमिटेशंस हैं और, है ना, क्यों कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये हमें पता चल गया। अब मेन मुद्दे पे आया जाए, हम लोगों को इस लेक्चर में और मोटिव क्या है कि हम एंट्रोपी कैलकुलेशन या एंट्रोपी निकालना या रैंडमनेस निकालना सीखें। कहां कहां सीखेंगे, सिस्टम का, सराउंडिंग का, यूनिवर्स का, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, फेज चेंज का।
ये 7 चीजें हैं। गैस में अपने आप में 5-6 चीजें हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, तो बहुत जगह एंट्रोपी कैलकुलेशन करना है, कुछ इस लेक्चर में करेंगे, कुछ अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आइए अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, एंट्रोपी कैलकुलेशन, जो कि टॉपिक नंबर 7 होगा। कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज। अब एंट्रोपी चेंज का जो कैलकुलेशन की बात आती है, तो कहां कहां हम एंट्रोपी का चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको समझिए। एंट्रोपी का चेंज हमें निकालने आना चाहिए कहां, है ना, सिस्टम के लिए, सराउंडिंग के लिए, यूनिवर्स के लिए, सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए, गैसेस के लिए। सॉलिड्स, लिक्विड्स, फेज चेंज और गैसेस के लिए। ठीक है, गैसेस के लिए। गैसेस में भी ध्यान देने वाली बात है, गैसेस में भी बहुत सारी बातें हो सकती है। ठीक है, गैसेस में भी हमें आइसोकोरिक, आइसोबारिक प्रोसेस में आना चाहिए, है ना। हमें एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में आना चाहिए, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में आना चाहिए, और आइसोथर्मल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी, है ना, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में निकालने आना चाहिए। तो इतनी चीजें हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 केसेस में हमें एंट्रोपी कैलकुलेशन आना चाहिए, तब जाके हम सक्सेसफुली इसमें क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आज इस टॉपिक, इस लेक्चर में सिर्फ फेज चेंज तक जाऊंगा, और अगले लेक्चर में हम लोग गैसेस के एंट्रोपी के बारे में डिटेल बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा एजेंडा है कि एंट्रोपी कैलकुलेशन हम सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, सॉलिड, लिक्विड और फेज चेंज में कर सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, है ना, एंट्रोपी कैलकुलेशन इन सिस्टम। ठीक है, एंट्रोपी कैलकुलेशन, पहला ये तीनों चीज हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है ना, एंट्रोपी कैलकुलेशन इन सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स, अब मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है ना, एक सिस्टम है, आपने क्यू हीट बाहर रिजेक्ट किया। ठीक है, क्यू हीट रिजेक्ट किया, तो एंट्रोपी चेंज कितना आया? एंट्रोपी चेंज को आप क्यू रिवर्सिबल या जो भी है, रिवर्सिबली आपने हीट रिजेक्ट किया, तो बाई टी लिख सकते हैं सिस्टम के एंट्रोपी। ठीक है, सिस्टम के एंट्रोपी ऐसे निकाल सकते हैं, अगर क्यू टेम्परेचर बदलने से क्यू नहीं बदलता है तो। ठीक है, यानी क्यू इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्या, टेम्परेचर। और अगर क्यू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो आप डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी का इंटीग्रेशन कर लीजिए फ्रॉम T1 से T2, जब क्यू इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो एक चीज तो आ गया, सिस्टम के एंट्रोपी निकालना हमें आ गया। दूसरी चीज, सराउंडिंग के एंट्रोपी कैसे निकलेगी? ठीक है, मान लीजिए एक सिस्टम क्यू हीट रिजेक्ट करता है, मैं इसे क्यू सिस्टम कह रहा हूं। ठीक है ना, क्यू सिस्टम कह रहा हूं, यही क्यू सिस्टम ही यहां पर क्यू रिवर्सिबल है। ठीक है, क्यू सिस्टम जो है, मैंने हीट रिजेक्ट किया यहां पे, तो अंदर बैठे आदमी को ऐसा लगेगा, मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 जूल है, तो हम कहेंगे क्यू सिस्टम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, -10 जूल। क्यों? क्योंकि हीट बाहर जा रहा है, तो हम -10 जूल कहेंगे। लेकिन अगर बाहर खड़े आदमी से पूछोगे कि कितना हीट सराउंडिंग में आ रहा है, तो कहेगा क्यू सराउंडिंग में हीट कितना आ रहा है ना, 10 जूल आ रहा है। ठीक है, आने वाले हीट को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि अगर Q 10 जूल है, अगर हीट का मैग्नीट्यूड 10 जूल है, तो सिस्टम का हीट कितना लिखा जाएगा, -10 क्योंकि लॉस हुआ है, और सराउंडिंग का हीट कितना लिखा जाएगा, +10 क्योंकि गेन किया गया है। तो मैंने देखा यहां पे कि Q सराउंडिंग का जो होता है वो -Q सिस्टम होता है। एक चीज देख रहा हूं मैं यहां पे, है ना, कि जितना हीट सिस्टम रिजेक्ट करता है उतना ही सराउंडिंग क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो अगर मुझे इस सिस्टम की का एंट्रोपी निकालना हो, डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना हो, तो मैं उसे लिख सकता हूं क्यू सराउंडिंग बाई टी सराउंडिंग।
ठीक है ना, टी सराउंडिंग, यहाँ बाहर का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टी सराउंडिंग है, टी सराउंडिंग लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कभी भी, है ना, हीट आने जाने से टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ता सराउंडिंग के, क्योंकि सराउंडिंग बहुत बड़ा है, ठीक है। सराउंडिंग इतना बड़ा है कि किसी, जैसे आप, ऐसा नहीं है कि आप प्रेशर कुकर को खोल देते हैं तो पूरा घर गर्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर एक छोटा सा सिस्टम है, थोड़ा बहुत उसके हीट रिजेक्ट करने से सराउंडिंग के टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सराउंडिंग में आने जाने वाला हीट सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, सराउंडिंग का टेम्परेचर बदलता नहीं है। इसलिए यहां पे मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। यानी डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल, लेकिन क्यू सराउंडिंग को आप क्या लिख सकते हैं, है ना, माइनस क्यू क्या, सिस्टम, ठीक है। यानी आप इसको लिख सकते हैं माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग, ठीक है, टी सराउंडिंग। तो आज के बाद अगर आपको सराउंडिंग के एंट्रोपी निकालना हो, देखिए सिस्टम के एंट्रोपी निकालने का तो मैंने फॉर्मूला यहां पे बता दिया, ठीक है। सिस्टम के एंट्रोपी ऐसे निकालिए, सराउंडिंग की एंट्रोपी कैसे निकलती है, माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग का हीट निकालने से ज्यादा इजी है कि सिस्टम का हीट निकाल सके। सिस्टम का हीट के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं, या हीट निकालने का हम लोगों ने पिछले 5 लेक्चर्स में बहुत सारे तरीके देखे हैं। तो डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू सराउंडिंग बाई टी सराउंडिंग लिखा जा सकता है। इस तरीके से हम एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि टी सराउंडिंग हमेशा कांस्टेंट होगा, विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, है ना, वोंट चेंज, विल नॉट चेंज। क्यों नहीं चेंज करेगा? इसलिए चेंज नहीं करेगा क्योंकि जो सराउंडिंग है वो बहुत बड़ा है, छोटे मोटे हीट के चेंज होने से, उसके अंदर थोड़ा बहुत हीट एक्सचेंज करने से सराउंडिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, नगण्य इफेक्ट रहता है, ठीक है। तीसरी चीज क्या, हम लोगों ने सिस्टम के एंट्रोपी निकालना सीख लिया, हम लोगों ने सराउंडिंग के एंट्रोपी निकालना सीख लिया। यूनिवर्स की एंट्रोपी निकालना उतना मुश्किल काम नहीं है। यूनिवर्स की एंट्रोपी इज इक्वल्स टू सिस्टम की एंट्रोपी प्लस क्या, सराउंडिंग की एंट्रोपी को हम जोड़ देंगे, ठीक है। इससे हमें यूनिवर्स की एंट्रोपी का पता चल जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी इज सो सिंपल, एड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, एड सराउंडिंग का एंट्रोपी बाय कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, यू विल गेट एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स की, सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, सॉलिड और लिक्विड का एंट्रोपी चेंज निकालना, और किसका, फेज चेंज का निकालना। और जैसा मैंने कहा था, गैसेस की एंट्रोपी चेंज का कैलकुलेशन हम अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 में करेंगे। तो आइए अगली चीज क्या देखनी है, सॉलिड्स और लिक्विड्स का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन, एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन for solids and liquids, for solids and liquids कैसे होगा? मैं तीनों चीजें निकालूंगा यहां पे, एंट्रोपी चेंज सॉलिड के लिए, है ना, सिस्टम का, सराउंडिंग का और यूनिवर्स का, तीनों का निकालेंगे। मान लीजिए एक सॉलिड सिस्टम है, ठीक है, सॉलिड सिस्टम है, क्यू हीट, अच्छा रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्यू हीट रिजेक्ट कर देने से इसका टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, लेकिन आपको मालूम है सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं बदलेगा, ठीक है ना, सराउंडिंग के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। इसका मास m है और इसका स्पेसिफिक हीट C है, ठीक है। याद रखिए हीट निकालने का एक तरीका तो mc डेल्टा T है, कल को यहां मोल दे देता कि इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड है, ठीक है, और यहां पे मोलर हीट कैपेसिटी Cm दे देता, तब भी यही करते, ठीक है। कल को यहां पर टोटल हीट कैपेसिटी देता Ct, तो Ct डेल्टा T करके भी हीट निकाला जा सकता था, ठीक है। पर मैं सबसे वो फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहा हूं जो जनरली सॉलिड्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, क्यू हीट रिजेक्ट करने के बाद, ये एक सिस्टम है ना, सिस्टम है, क्यू हीट रिजेक्ट किया, टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, कितना एंट्रोपी में चेंज आया, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज, ध्यान दीजिएगा, हीट के चले जाने से टेम्परेचर बदल रहा है, यानी टेम्परेचर और हीट, हीट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, या कह सकते हैं टेम्परेचर चेंज होने पर हीट बदल रहा है, यानी दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से। इसलिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब भी दोनों अनरिलेटेड होते हैं, हम सिंपली टोटल हीट बाई टेम्परेचर डिवाइड कर सकते हैं एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन के लिए। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी फ्रॉम T1 टू T2 लिख सकता हूं। पर आपको मालूम है सॉलिड्स के लिए, है ना, Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा T लिख सकते हैं,
ठीक है ना, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एम सी डी टी बाई टी फ्रॉम T1 टू T2। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं एम सी इंटीग्रेशन डी टी बाई टी T1 से T2। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। और आप लिख सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल्स टू एम सी नेचुरल लॉग टी फ्रॉम T1 से T2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं एम सी एल एन T2 माइनस एल एन T1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं एम सी एल एन T2 माइनस T2 बाई T1। और नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या लिख सकते हैं 2.303 एम सी लॉग T2 बाई T1। ठीक है, ये एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम आ गया सॉलिड या लिक्विड के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर मोलर हीट कैपेसिटी होता तो यहां एन सी मोलर dt लिखते। अगर टोटल हीट कैपेसिटी होता तो ये टोटल हीट कैपेसिटी की यूनिट जूल पर डिग्री सेल्सियस होती तो फिर CT dt लिखते सिर्फ। ठीक है, तो वहां पे C बाहर आता और dt बाई टी अगेन लॉग टी हो जाता। ठीक है, तो वो भी तरीके हो सकते हैं, पर आमतौर पे सॉलिड्स का हीट निकालने के लिए सबसे एक्सेप्टेबल फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला है वो mc/dt ही है, इससे मैंने उसको यूज करके यहां पे बताया। ठीक है, तो सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए सिस्टम की एंट्रोपी तो मैंने निकाल ली। ठीक है, अब बात आती है सराउंडिंग के एंट्रोपी की। सराउंडिंग के एंट्रोपी निकालना कभी मुश्किल काम नहीं, वो होता है माइनस, अभी मैंने सिखाया था माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग। ठीक है, टी सराउंडिंग क्यू सिस्टम माइनस क्यू ऑफ द सिस्टम बाय टी सराउंडिंग। क्यू कैसे निकलेगा? अब क्यू आपका अगर पूरा क्यू निकालना है तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। यहां पे टेम्परेचर का कोई डिपेंडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। थोड़ा बहुत हीट आने जाने से सराउंडिंग के टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। Q इज इक्वल टू एम सी क्या आ जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, तो आप Q ऐसे निकाल सकते हैं सिस्टम का एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं टी सराउंडिंग इज इक्वल्स टू माइनस एम सी डेल्टा टी कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 बाई टी सराउंडिंग। ठीक है, टी सराउंडिंग, यानी आप लिख सकते हैं यहां पर कि डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू एम सी T1 माइनस T2 बाई टी सराउंडिंग। तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, इसको फॉर्मूले की तरह याद मत रखिए, हमेशा इसको है ना क्वेश्चन में डिराइव करने की कोशिश करिए। शुरुआत आपकी यहां से होनी चाहिए कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग शुड बी इक्वल टू माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग। कल को यहां पर हो सकता है एमसी डेल्टा टी के जगह एन मोलर हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी आ जाए। कल को हो सकता है यहां पे सीटी डेल्टा टी आ जाए। कोई और तरीके से भी हीट निकाला हो सकता है। कल को हीट जो है वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से ना निकलकर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आए जो कहता है कि क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू, ऐसे निकल सकता है। ये भी क्यू आप यहां पे रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बी ओपन, हमेशा शुरुआत यहां से होगी, इसको फॉर्मूले की तरह याद ना रखें। ठीक है, और आप यूनिवर्स की एंट्रोपी निकालना आखिरी काम था। यहां पे यूनिवर्स की एंट्रोपी आ जाएगी, कैसे आ जाएगी? सिस्टम की एंट्रोपी और है ना सराउंडिंग के एंट्रोपी जोड़ देंगे। यहां पर डेल्टा एस यूनिवर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा एस सिस्टम विच इज इक्वल टू 2.303 एम सी लॉग T2 बाई T1 प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा एम सी T1 माइनस T2 अपॉन टी सराउंडिंग। ठीक है, टी सराउंडिंग। तो इस तरह से यूनिवर्स की एंट्रोपी भी निकल जाएगी। मैं अगेन कह रहा हूं कि इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस को याद रखना जरूरी है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़कर आएगी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने एंट्रोपी कैलकुलेशन सॉलिड्स और लिक्विड में भी सीख लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का क्या है कि हम एंट्रोपी कैलकुलेशन सीखे फॉर फेज चेंज। ठीक है, एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर फेज चेंज। फेज चेंज, फेज चेंज में एंट्रोपी कैलकुलेशन कैसे किया जाए, आइए इसको सीखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर फेज का चेंज आ रहा है। ठीक है, एक सिस्टम है, मान लीजिए यहां पर आपने एक पानी और बर्फ रखा हुआ है। ये आइस का एक आइस है, ये सिस्टम बंद है, आइस है ये, और आइस गल रहा है धीरे धीरे और ये वाटर है।
ठीक है। अब आइस अगर गल रहा है, हीट इसके अंदर आ रहा होगा, क्यों? हीट के अंदर आने से सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाएगी और सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है ना? तो आइए कैलकुलेट करते हैं, या उल्टा भी कर सकते हैं, है ना? आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे बर्फ जम रही है, चलिए ठीक है, ऐसे रहने देते हैं, ठीक है ना? H2O सॉलिड इज चेंजिंग इनटू H2O लिक्विड, ठीक है, ऐसा हो रहा है। अब इस सिस्टम की एंट्रोपी में कैसे एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाए? ठीक है, तो कर सकते हैं। आपको मालूम है कि सॉलिड और लिक्विड जब एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, जब फेस चेंज हो रहा होता है, तो अच्छी खबर यह है कि टेम्परेचर नहीं बदलता। और अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कितना हीट लगा इसको मेल्ट करने में, अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जो भी टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है, टी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट होगा ये टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होगा। और याद रखिए कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बदलेगा नहीं, यानी जब तक सारा आइस वाटर में नहीं चेंज हो जाता तब तक ये टेम्परेचर बदलने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए ये टेम्परेचर चूंकि नहीं बदल रहा, इसलिए टेम्परेचर के बदलने से हीट पे देखिए, यहां पर हीट के अंदर आने जाने से टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, यानी टेम्परेचर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हीट। और टेम्परेचर अगर हीट पर डिपेंडेंट नहीं है तो हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू क्यू हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाई टेम्परेचर आ जाएगा। ऑफ कोर्स दिस इज मेल्टिंग पॉइंट। कितना हीट लगा फ्यूजन में, तो मैंने हीट ऑफ फ्यूजन निकालने का तरीका बताया था, है ना? यही हीट ऑफ वेपराइजेशन का भी तरीका हो जाएगा क्या, क्यू फ्यूजन इज इक्वल टू एम एल फ्यूजन, जहां पे एल फ्यूजन क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर के लिए कितना होता है, 80 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है ना, 80 कैलोरीज पर ग्राम। और ये हीट अंदर आ रहा है, इसलिए आप इसे प्लस लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट। इस तरीके से आप एंट्रोपी कैलकुलेशन ऑफ सिस्टम कर सकते हैं, ठीक है। अगर कल को यहां पर वेपराइजेशन होता और लिक्विड किस में चेंज होता, गैस में चेंज हो रहा होता, तो हम यहां पर लिखते हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ क्या, वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम। ये सब मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया है, ठीक है। तो आज हमने ये सीख लिया कि सिस्टम का फेस चेंज में एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एंट्रोपी सिस्टम के फेस चेंज करते में जितनी हीट लगती है उसको उसके, है ना, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से डिवाइड कर दीजिए। चूंकि फेस चेंज में टेम्परेचर नहीं बदलता, इसलिए इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात होती है सराउंडिंग की, के एंट्रोपी की। तो सराउंडिंग का एंट्रोपी कैलकुलेशन करना कभी भी मुश्किल काम नहीं रहा हमारे लिए, ठीक है। एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग क्या हो जाएगा क्यू सराउंडिंग बाई टी सराउंडिंग, ठीक है ना। एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल्स टू क्यू सराउंडिंग को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग, ठीक है, लिखा जा सकता है। डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ऑफ द सिस्टम। क्यू कितना है, तो क्यू है माइन एम एल फ्यूजन, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस एम एल फ्यूजन अपॉन टी सराउंडिंग हो जाएगा। ये एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग निकाल लिया। एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स कैसे आ जाएगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स निकालना, फिर वही पुराना फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर देंगे, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस क्या, सराउंडिंग, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स कितना हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स हो जाएगा डेल्टा एस सिस्टम दैट इज एम एल फ्यूजन बाय टी प्लस माइनस एम एल फ्यूजन अपॉन टी सराउंडिंग। आप देख सकते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी जीरो नहीं है। अगर ये जो मेल्टिंग करने वाला सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में होगा तो टी सराउंडिंग और अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर टी सराउंडिंग टी के बराबर हो जाएगा तो यूनिवर्स की एंट्रोपी जीरो होगी, यानी ये सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ग्रेटर देन जीरो अगर आता है तो इसका मतलब है ना, वाटर जो है वो लगातार स्पॉन्टेनियसली गलना शुरू हो जाएगा,
ठीक है ना, है ना। और अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब दोनों क्या करेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे, एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है यानी इसका इधर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी उल्टा जाना क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो उस केस में बर्फ जमना शुरू हो जाएगी। आपने ध्यान नहीं दिया, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो एक्सप्रेशन है अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो बर्फ गलेगा, इक्वल टू 0 आता है तो बर्फ और पानी को एग्जिस्ट करेंगे, और अगर ये लेस देन 0 आता है यानी फॉरवर्ड रिएक्शन, बर्फ का गलना नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी उल्टा बर्फ का जमना क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो इस केस में आइस विल मेल्ट। इस केस में आइस एंड वाटर विल को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, एंड इन दिस केस आइस विल बी फॉर्म्ड। डिपेंड करता है कि टी और टी सराउंडिंग क्या है, बाकी ये चीजें तो वही हैं। तो आज इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने, है ना, काफी बातचीत की, काफी कंस्ट्रक्टिव लेक्चर रहा ये। हम लोगों ने बातचीत की कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या लिमिटेशंस थी, ठीक है, और क्यों कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, नहीं होता है। फिर हम लोगों ने एक मैथमेटिकल पैरामीटर डिफाइन किया रैंडमनेस के लिए, जिसको एंट्रोपी कहते हैं, और उसकी वैल्यू निकालना हम लोगों ने सिस्टम में, सराउंडिंग में, यूनिवर्स में सीखा, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए सीखा, और फेस चेंज के लिए भी सीखा। आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे, यानी लेक्चर नंबर 7 में, तो हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेशन ऑफ गैसेस सीखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।